लटका के रखा दिया। सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। हेलो। हाँ, आपकी हाँ। बहस में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर आनंद माधव जी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर जी और माननीय वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी और विशेषज्ञ नमस्कार। डॉक्टर राजीव सिंह जी। और थोड़ी देर में जदयू से सलीम बेग साहब जुड़ेंगे। तब तक हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपकी बहस में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे लगता है कि पूरा राजनीति जो है वो स्कूल में चला गया है। अब स्कूल की तरह से कस्में खाए जाने की बात आ रही है। याद आता है वो दिन जिस किसी की माँ नहीं होती थी वो माँ कसम खाता था, और जिसकी विद्या से कोई मतलब नहीं वो विद्या कसम खा लेता था। तो ये कसम कसम का दौर चल रहा है, और इस दौर में अचानक हमें फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम याद आ जाती है, हीरामन याद आ जाता है, और उसकी तीनों कसम याद आती है कि हम बांस नहीं लाएंगे, पतुरिया को नहीं चढ़ाएंगे, और तीसरा तस्करी का माल इधर से उधर नहीं ले जाएंगे। नीतीश किसी कुमार का भी उसी म्यूट समय बाकी, पर। हाँ, ये सबको म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज बहुत आ रही है कि सबकी। हाँ, ये कहीं से गाड़ी की आवाज आ रही है। तो दरअसल नीतीश कुमार जी भी 3 कसम खा चुके हैं, इसलिए वो तीसरी कसम के तरह देखे जा रहे हैं। पहला कसम उन्होंने खाया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। फिर कहा कि संघ मुक्त भारत बनाऊंगा। इस बार उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो खैर इन कस्मों, वादों और नैतिकता और मर्यादा का राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी महागठबंधन से हमारे साथ जुड़े हैं आनंद माधव जी, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। ये क्या है नीतीश कुमार की तीसरी कसम? दो तीन बातें आपने हाल में देखी होगी। वो ये देखी होगी कि ये भाजपाई लोग जो है बहुत ज्यादा शोर इस बात को लेके मचा रहे थे कि नीतीश जी कभी भी आ सकते हैं। इसके पहले और कई तरह के स्टेटमेंट आए, और भी लोगों के स्टेटमेंट आए। ये बात भी है, आप ये भी जानते हैं कि जदयू के कई लोगों पे भाजपाई डोरे भी डाल रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट जनता को संदेश दिया कि जो उनके बारे में जो लोगों के बीच में आम राय है, आम चर्चा है कि नीतीश जी पहले भाजपा के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ हुए, फिर भाजपा के साथ हुए, और फिर वो आरजेडी के साथ हुए, तो कहीं फिर न बदल लेंगे। तो एक तरह से इस पे उन्होंने विराम लगाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम निश्चित रूप से शुरू से ही समाजवादी विचारधारा के साथ रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा रमाकांत जी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में भी थे, तब भी उन्होंने कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी जिसके विरोध में उन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी और लोगों के सामने उसको बताया। स्पष्ट रूप से उनका जो मतांतर था भारतीय जनता पार्टी से, या लोगों को भी देखने को मिला, चाहे वो सीएए का मामला हो या और भी इस तरह से 2-3 अन्य मामले तो जो सामने में आए। तो इस तरह से ये जो आज उन्होंने उनके बारे में जो लोगों के बीच में चर्चा थी, उस पे एक फुल स्टॉप लगाया। दूसरी बात है कि अभी आज ही अखबारों में स्टेटमेंट आया कई नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के में नीतीश कुमार जी के लिए कोई स्थान नहीं, हम लोग किसी कीमत पे उसको लेना नहीं चाहते हैं, ये आया। तो ऐसा है कि कोई जाना नहीं चाहता और कोई लेना नहीं चाहता। तो ये स्पष्ट रूप से आपको इसके बीच में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में ये दबी हुई इच्छा थी कि अभी भी वो आ जाए, क्योंकि सरकार में थे और मलाइयाँ मिल रही थी, वो सारी मलाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो अभी भी किसी ढंग से आ जाए। तो इस तरह से इन्होंने एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाया, जो कि अच्छी बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। जी। जी,
अब हम माननीय अरुण पांडे जी जाना चाहते हैं। आपने सुना सर आनंद माधव जी को, इसका उन्होंने जो भी अपना मतलब लगाया है, क्या वही मतलब है या नीतीश जी का कोई अन्य निहितार्थ है सर, या कोई कुछ संदेश है छुपा हुआ उसमें? नहीं, आनंद जी के लिए और इनके साथ अभी 7 दलों की सरकार है बिहार में। आज तो सचमुच इन लोगों के लिए खुश होने का दिन है कि नीतीश जी से अब ये भरोसा हो गया कि फिर वो भाजपा के पाले में नहीं जाएंगे। रही बात जो आपने तीसरी कसम की बात की है, तो 2 कसम तो आपने याद दिला दिया। आज तो राजनीति में नीति, सिद्धांत और कसम, वायदे, अब इस सब का कोई महत्व रह गया है थोड़े चंदन जी। अब तो अवसरवाद की राजनीति है, जब अवसर हो, कुर्सी सलामत रहे। और अभी आनंद जी ने कहा कि मलाई वाली बात, कभी भाजपा को कसक है कि मलाई छिन गई, आज जिनके साथ हैं शायद वही मलाई की राजनीति हो रही है। अब तो सुविधा की राजनीति हो रही है। इसलिए सचमुच है, आनंद जी ने उसको बहुत हल्के ढंग से भी कहा हो तब, और गंभीरता से भी बात कही हो तब। आज सचमुच मलाई की राजनीति हो गई है, कुर्सी की राजनीति हो गई है। जब हम आनंद जी के साथ हैं तो हमारे लिए उनसे अच्छा कोई नहीं है, जब हम विरोध करेंगे तो उनसे बुरा कोई नहीं है। आज राजनीति यही है, मतलब वो एक व्यक्ति में कौन सी खूबी है, कौन सी खामी है, अब ये विषय ही नहीं रह गया है। अब वो अलग है कि रामसागर जी को आज पीड़ा होगी कि आप कह दिया नीतीश जी ने कि अब उनके साथ नहीं आएंगे। इनके दल में तो चर्चा थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा का एक धारा जो अभी भी नीतीश जी का बड़ा हिमायती रहा है। अभी पिछले दिन अमित शाह आए थे तो उन लोगों ने तो इन लोगों को बताया था कि वो देखिए नीतीश कुमार हम हमारे लिए अनिवार्य हैं। आप लोग कहते हैं कि अपने पैर पर यहाँ लड़िए, खड़े होइए, तो अभी हमारी स्थिति नहीं है वैसी। अपने लोगों को समझाया था उन्होंने, और ये कहा था कि जब हम लोग वो स्थिति में आएंगे तो अपने दम पर भी लड़ेंगे। वो स्थिति नीतीश जी ने खुद पैदा कर दी इन लोगों का साथ छोड़ के। अब इनको सत्ता से हटा दिया और कांग्रेस राजद के साथ सत्ता में आ गए। मतलब मलाई की राजनीति नीतीश जी की बरकरार रही, बाकी अब किसी की मलाई छीनी, किसी के साथ मलाई आई। आज जो नीतीश जी ने बात कही है वो अब एक बात है जो लगता भी है कि लालू जी के साथ इस बार नीतीश जी आए हैं तो अब वो रहेंगे आगे। अभी फिलहाल निकट भविष्य में, और कम से कम लोकसभा के 2024 का चुनाव और विधानसभा के चुनाव तक तो कोई ये सवाल ही लोग कर रहा है। तो अलग है, नीतीश जी के साथ रहने वाले कौन लोग नीतीश जी के साथ रहेंगे, ये सवाल अभी बड़ा मौजूद हो गया है चंदन जी। लगे हाथ आप देख रहे हैं कि कुशवाहा जी बितके हुए हैं, कुशवाहा जी हिसाब किताब ले रहे हैं, कुशवाहा जी राजद से क्या डील हुई ये जानकारी मांग रहे हैं। आरसीपी सिंह पहले से ही बागी बन चुके हैं। कुल मिला करके चिराग पासवान ने तो पहले ही से एक अपना रास्ता तय कर रखा है और रामसागर जी के साथ वो आएंगे तय ही दिखता है। कुल मिला करके लोकसभा चुनाव के पहले जो बिहार की सियासी राजनीति है उसमें नीतीश जी ने आज एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो उन्होंने भाजपा से दूरी बनाकर लड़ाई शुरू की है, आने वाले दिन में भी लड़ाई रहेगी और वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो राजद के साथ रहेंगे। ये बात अब वो कसम पर तो आपने चर्चा ही तीसरी कसम की कर दी है। और कसम तो एक लाइन में जो मैंने कहा कि अब कसम का, कोई वायदे का, भरोसा का, ये सब तो अब राजनीति में सचमुच में ये पीड़ा होती है। ये बात यदि कोई आज कहे कि राजनीति में कोई नीति की, सिद्धांत की का महत्व कम रह गया है, अवसर की, तो ये पीड़ा होती है। पहले नीति, सिद्धांत, विचारधारा, राजनीति इसकी होती थी, लेकिन अब तो ये सब बात बहुत दूर की बात हो गई। अब बिहार में जो आज राजनीति है, लालू और नीतीश जी दोनों कांग्रेस विरोध की राजनीति से पैदा हुए राम मनोहर लोहिया के चेला कहलाते हैं, आज कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस आज इसलिए कि अब भाजपा सत्ता में है तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष में जो दो पार्टियां हैं गोलबंद होंगी। अब इसके कारण से आज नीतीश जी की जो तीसरी कसम है, इसको मैं इसी रूप में देखता हूं कि साथ जो मोर्चा की सरकार है, इन सहयोगियों को भरोसा हुआ है, सहयोगियों को निश्चित रूप से भरोसा होगा कि नीतीश जी अब फिलहाल पाला नहीं बदलेंगे, उनके साथ रहें। लेकिन कसमों का क्या कहना है नीतीश जी के बारे में? अभी आपने तो वो आपने 14 फरवरी 2014 में विधानसभा में जो कहा था उन्होंने, वो आपने प्रारंभ में याद दिला दी, जब उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर आपने वो संघ मुक्त भारत की बात की थी, और जब संघ के यहाँ सब
करता धरता है, उसके लिए बिहार सरकार ने उनके स्वागत के लिए जो आधी पार्टी ही सरकार में थी कोई, इसलिए अब आज नीतीश जी के इस कथन का सिर्फ एक सार है, महत्व है कि वो विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष की एकजुटता को करेंगे और विपक्ष की ओर से भाजपा को यहाँ जो हटे हैं तो अपनी ताकत दिखाने की भरसक कोशिश करेंगे। जी सर, अब हम जरा राम सागर जी से पूछ लेते हैं। आपने सुना आनंद माधव जी को, अरुण पांडे जी को भी सुना आपने, ये नीतीश कुमार की तीसरी कसम क्या हीरामन की तरह टूटने वाली है? अब फिर से सवाल दोहरा दीजिए चंदन जी, आवाज नहीं आ पाया। हमने कहा कि नीतीश कुमार की कसम, जो रेणु जी की कहानी थी जिसमें हीरामन एक पात्र था और उसने भी कसम तोड़ दी थी, क्या नीतीश जी की भी कसम टूटेगी या बरकरार रहेगी इस बार? पहले तो मैं आनंद माधव जी के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि सत्ता की मलाई, पता नहीं सत्ता की मलाई खा कर करके जेल और बेल वाली पार्टी इनकी बन गई, तब भी इनको सत्ता मलाई ही नजर आती है। इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं लालू जी भी सत्ता को मलाई समझ करके मलाई खाए और आज भी सजा याफ्ता जिंदगी जी रहे हैं, तब भी सत्ता मलाई से समझ में आती है इन लोगों को, तो इन लोगों का भगवान ही खैर करेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं चंदन जी कहना चाहूंगा कि कसम तो ये तीसरी कसम फिल्म भी बनी थी। आप चंदन जी देखेंगे कि नीतीश जी के रहते ही चौथी कसम की फिल्म भी बनेगी ही, क्योंकि ये चौथी कसम में ये कहेंगे कि शेष जीवन हम आरएसएस के शरणों में बिताएंगे, गौ पालन करवाएंगे और करेंगे और आरएसएस के बताए रास्ते पर ही जिंदगी का अंतिम समय बिताएंगे। चलिए अंतिम समय में राम नाम लेता है तो इनका अंतिम समय है, ये राम नाम लेने का वक्त है नीतीश जी का, तो राम नाम ही लेंगे। और मैं बताता हूँ कि इस हॉल में, जिस हॉल में विनोद तावड़े जी इस बात की घोषणा किए कि अब कभी भी जदयू और नीतीश कुमार की पार्टी से समझौता नहीं होगा, तो लगातार जो कार्य समिति के सदस्य थे तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का स्वागत कर रहे थे। लगातार इतना उत्साह का माहौल बन गया, इतना लगा कि कार्यकर्ता के शब्दों को अपनी वाणी दिए हैं विनोद तावड़े जी। और विनोद तावड़े जी ने यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये प्रधानमंत्री जी का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और ये अमित शाह जी के साथ बात करने के बाद मैं ये घोषणा कर रहा हूं। क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद बात हो और फिर बात पलटी का, तो इस बार पलटने की नहीं, इस बार जो तय किया गया है, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का संकल्प ली है। अब की बार 400 पार का संकल्प ली है और 25 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनाने का संकल्प ली है। इस घोषणा के बाद से केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि बिहार वासी भी संकल्पित होंगे कि इस बार भाजपा की सरकार। जी राम सागर जी, हम फिर आपके पास आएंगे। अब राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या लगता है ये नीतीश कुमार की कसम इस बार बरकरार रह जाएगी या फिर टूटेगी, और या टूटेगी तो फिर किस शक्ल में टूटेगी? देखिए, राजनीति में ये सब बातों का कोई कसम और ये सब बातों कोई महत्व नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। जैसे हमने कई बार देखा, नीतीश जी ने 2006 में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इस बार कहा कि मरना कबूल है। अन्य पार्टी के भी नेताओं को हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि हम सत्ता में नहीं है। तो राजनीति में इस सब बातों का महत्व नहीं होना चाहिए, हमें इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जहां बात ये है, इस बार जो भाजपा ने अनाउंस किया कि हम नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, इस बार इसलिए इस बात को गंभीरता से करने हम लोग ले सकते हैं कि सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोट करके कहा, उनसे निर्देश प्राप्त हुआ है कि अब हम कभी नहीं जाएंगे। देखिए, जिस हिसाब से 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और फिर भी सभी चीज को पड़े रखते हुए अमित शाह ने जिस तरह से घोषणा की थी कि हम नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अगला विधानसभा चुनाव भी हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे,
लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, फिर भी इन्होंने इस तरह जो जिस अचानक से वो छोड़ के गए, इस बार लग रहा है कि काफी जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो भी काफी आहत है। और मुझे लग रहा है कि जो भाजपा ने इस बार घोषणा की है तो भाजपा वाले कार्यकर्ताओं में तो खुशी है ही, और मुझे लग रहा है कि भाजपा के साथ जो आरजेडी के लोग हैं वो भी काफी खुश है। इतने दिनों से क्या हो रहा था कि आरजेडी को ये डर हो रहा था कि देखिए नीतीश जी कहीं भाजपा के साथ ना चले जाए, भाजपा को ये डर होता था कहीं वो आरजेडी के साथ ना चले जाए। मुझे लगता है कि ये भाजपा ने जो है वो आरजेडी को जो है वो थोड़ा रिलैक्स किया है, और नीतीश कुमार को उन्होंने थोड़ा प्रेशर, साइकोलॉजी प्रेशर दे दिया है कि अब जो है अब आप देखिएगा आगे आने वाले समय में जी आरजेडी की तरफ से काफी प्रेशर होगा। तो मुझे लगता है कि इससे जो है अब नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ेगी, और आरजेडी की तरफ से प्रेशर जो है काफी बढ़ेगा उन पे, नीतीश जी पे। जी सलाम बेग साहब, हमारी पार्टी के सलाम बेग तरफ से साहब, आवाज सुन रहे घोषणा हैं हुई मेरी? नहीं कि उदय नारायण सलाम बेग चौधरी साहब, जी ने हल्की सी थप्पी दे दी, हम ये कर जी करके हम कि ये लंगड़ी सरकार है। आप लोगों ने सच में दे दी। आप उनसे पहले सुन लीजिए, अजान हो रही है। जरा सलीम बेग साहब को बोलने दीजिए। सलीम बेग साहब, आपके नेता ने तीसरी कसम खा ली है, मर जाएंगे भाजपा चंदन में। जी 2 मिनट आप किसी और से संबोधन कर लीजिए, हम थोड़ा अजान हो रही है, आप डिस्टर्ब रहिएगा। अच्छा, ठीक। तो हम आते हैं आनंद माधव जी के पास में। आनंद माधव जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने या भाजपा ने यह कह कर कि नो नीतीश कुमार कहीं महागठबंधन में राजद की तरफ इशारा तो नहीं है कि अगर जदयू विहीन सरकार बनाना चाहते हैं तो गो अहेड, हम उनको अपने साथ में नहीं लेंगे? क्या भाजपा और राजद में यही डील हुई है कि हम नीतीश माइनस का राजनीति करेंगे? जी इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डोरे डालने का काम करती है, और इसको पोचिंग शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे रामसागर भाई बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में नीतीश जी आरएसएस के शरण में आएंगे, तो हम सब जानते हैं कि आरएसएस और भाजपा बोलने दीजिए भाई साहब मेरी बात पूरी करने दीजिए, आपको मैंने टोक रहा था। हाँ तो आरएसएस के शरण में आएंगे, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आरएसएस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये हम सब जानते हैं। इसका मतलब उनकी उम्मीदें अभी भी बाकी है। एक बात से आप कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर बीच में बोल रहे हैं आप। अरे भाई आपको मौका मिलेगा बोलिएगा ना, आपको मौका मिलेगा बोलिएगा ना, आपको मौका मिलेगा भाई। अरे डॉक्टर रामसागर सिंह जी, आप पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, थोड़ा धैर्य रखिए। बोलने दीजिए रामसागर जी, आप पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, थोड़ा धैर्य रखिए, और धैर्य का फल मीठा होता है, आपको मौका मिलेगा बोलने का। तो मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने जो अपना बयान के खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन इन्होंने दिया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि तावड़े साहब की मीटिंग में लगातार खूब तालियां भेजी जब इस बात की घोषणा हुई, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस के शरण में आएंगे। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि आरएसएस और भाजपा में क्या, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आरएसएस बनाम भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी उम्मीद इनकी अभी भी बाकी है। दूसरी बात ये जो आपने अभी चंदन जी जो बात कही वो राजद और भाजपा वाली, तो आपको शायद जानकारी होगी कि सिर्फ राजद ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के ऊपर ये किसी न किसी से येन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। और आपने देखा कई जगह इस माध्यम से उन्होंने सरकारें भी बनाई। ये भी स्पष्ट है कई जगह इस तरह से, चाहे लोभ हो, लालच हो, दबाव हो, प्रेशर हो, आईबी हो, सीडी क्या कहते हैं, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, इनके माध्यम से दबाव डाल के उन्होंने सरकारें भी बनाई है। ये बात भी स्पष्ट रूप से है। एक बात से आप में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि चाहे वो नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे या फिर राज्य में मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा। ये सब लोग, हम लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, और ये स्पष्ट है। तो ऐसे लिए निश्चित रूप से आज के समय में भी नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वजूद जो है बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये भी बता दो कि नीतीश कुमार जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आराम से वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और भविष्य की राजनीति होती है, उसको हम लोग देखेंगे कि आगे किस और किसी ओर जा रहे हैं। जो उन्होंने, जैसे कि पहले भी मैंने दोहराया इस बात को, एक सेकंड पहले भी मैंने इस बात को दोहराया कि उन्होंने ये जो विवाद चल रहा था, लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही थी, उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया, ये कह के
कि मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। जी जी सलीम बेग साहब, आप कुछ बोल रहे थे, क्या लगता है आपके नेताजी का चंदन जी, तीसरी कसम, जी तीसरी कसम टूटेगा या बरकरार रहेगा? जी चंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरा नाम सलाम बेग है, सलीम बेग नहीं है। जी अच्छा, सलाम बेग कहा जाए। जी 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 जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखिए, इन लोगों का आरोप है, आज नीतीश कुमार के चरित्र को इन लोग मापदंड रखे रहे हैं कि उनका क्या मापदंड होगा। हम पूछते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो भाजपा भी कहाँ पीछे रही। भाजपा के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका नीतीश कुमार ने उनको दावत दिया और शाम में कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई तो फिर क्यों आके मिले? वो भी अपना गिरिबान को झांके। और सियासत में याद रखिएगा, सियासत में मसलहत का बहुत बड़ा दखल होता है। सियासत परमानेंट नहीं होती है। बिहार की राजनीति जाति के ऊपर निर्भर कर रही है। नीतीश कुमार जिस जाति समीकरण से आते हैं, आपको उनका परसेंटेज मालूम है? और इतने कम आबादी वाले से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार जी, और 20 साल एक संपूर्ण राजनीति किया और बिहार को चमका दिया। क्या किसी को साथ रखा? बिहार के लोग उनसे खुश हैं, बिहार के लोगों ने काम किया है और उनका एक इतिहास है कि विकास पुरुष कहे गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब रह गई भाजपा में जाने की बात, हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी अब भाजपा में जाएंगे। 20-25 वर्ष एक बहुत लंबा अरसा होता है। उन्होंने अपना काम बिहार को एक नई जिंदगी, नया आयाम दिया। भाजपा को जहां जाना है जाए, नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जाएंगे। जी सलीम बेग, समझ लीजिए। हाँ सलाम बेग साहब। सर हाँ, बोलिए। अरुण पांडे जी, सर अरुण पांडे जी, आवाज मेरी सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सर। आपसे हम एक चीज जानना चाह रहे थे, कहिए कि ना, क्या मैं यह सुन रहा हूँ। हाँ। जी जी, भाजपा के द्वारा यह कहीं राजद को इशारा तो नहीं है कि हम कभी उनको लेंगे नहीं, आप चाहे तो स्वतंत्र रूप से सरकार बना सकते हैं माइनस जदयू? ये इशारा तो नहीं है कहीं राजद के लिए? क्योंकि देखिए, ये बार कोई बार कर रहे हैं। जी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, और ये तो आज नीतीश जी के फैसला पर नीतीश जी ने आज घोषणा की है, या नीतीश जी ने जो आज कसम खाई है, हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इससे जो एक एंगल आप बीजेपी की ओर से, बीजेपी और आरजेडी में थोड़े कोई अंडरस्टैंडिंग है। आज तो पूरी राजनीति बिहार की राजद बनाम बीजेपी की है, और नीतीश जी एक मोहरा है जो कल तक बीजेपी के मोहरा थे, आज राजद कांग्रेस के मोहरा है। इसलिए चंदन जी, इसको जो राजनीति में कहते हैं कि विपक्ष एक अस्थिरता हो सरकार के सामने, इसलिए भी कहीं ना कहीं कोने में चर्चा हो रही थी कि बीजेपी और आरजेडी में कोई डील हो रही है, और नीतीश कुमार को स्वाभाविक रूप से भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार सब तरह से कमजोर हो। यही कारण है कि आज उपेंद्र कुशवाहा का अवतार हुआ है, कल आरसीपी मैदान में आ गए हैं, और चिराग पासवान अलग हो रहे हैं। तो भाजपा ये जरूर चाहेगी कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमजोर हो। लेकिन यदि राजद भाजपा की, सब बिहार की राजनीति दो धारा की राजनीति है। एक तरफ राजद है, लालू जी हैं, दूसरी तरफ भाजपा होगी। इसलिए भाजपा तो चाहेगी कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमजोर हो, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत कि अब यदि ये लगता होगा, ये एक स्ट्रेटजी होगी भाजपा की नजर में कि नीतीश कुमार एक चेहरा है, जैसा ठीक ही कह रहे थे कि 16-17 साल से सीएम है, तो एक बेदाग छवि तो है ही, और वो राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए भी उतना ही अनिवार्य कल तक थे जैसे आज आरजेडी के लिए हैं। एक सबसे बड़ा दल होकर के भी उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, तो कहीं नेतृत्व कौशल एक प्रभाव का ही तो फल है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक समझ जो भी बन रही है राजद में कि ये 2025 तक इंतजार किया जाए कि 2025 के पहले तेजस्वी की ताजपोशी हो, ये कहीं बेचैनी राजद में है। ये हो सकती है बेचैनी, लेकिन नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसका एक संदेश है कि 2025 तक नीतीश जी यहाँ राज करेंगे। और जो सीएम, अब ये इसमें कंफ्लिक्ट की बात तब आई जब जगदानंद सिंह ने नवंबर में एक इंटरव्यू में कह दिया था कि 2023 में के पूर्वार्ध में बिहार में राजनीतिक तस्वीर बदलेगी और नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लालू जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया है, और बिहार में तेजस्वी
का नेतृत्व होगा, ये बात से ये कंफ्यूजन हुआ। लेकिन इसको तो लगे हाथ नीतीश कुमार ने उसके बाद बड़ी ही स्पष्ट तरीके से कह दिया है। अब भले ये नहीं कहा कि वो 2025 तक बने रहेंगे, लेकिन 2025 तक तेजस्वी को इंतजार करना होगा। उनके इस कथन का आशय तो यही है। इसलिए आरजेडी और भाजपा में कोई डील हो रही है वो कोई अलग है कि सारी स्ट्रेटजी भाजपा ऐसे चलेगी कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले तक कितना कमजोर हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि अभी राजद भाजपा के साथ 16 सीट जीते थे, वो उतनी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन अब तो एक तो पता लग ही गया है कि विपक्ष का एक संयुक्त चेहरा होगा। भी नीतीश जी का स्टैंड क्लियर है कि वो कांग्रेस के बगैर कोई विकल्प भाजपा का नहीं बन सकता है, और तीसरा विकल्प की नहीं, वो तो मेन फ्रंट की बात करते हैं, इसलिए वो कांग्रेस के साथ हैं। अभी रही बात की जहां तहां कंफ्यूजन होता है, आज ही राहुल गांधी की कश्मीर में यात्रा का समापन हुआ और उसमें नीतीश जी का नहीं जाना, इन सब चीज को एक लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता में, अरे आप खुलकर हैं तो खुलकर साथ रहिए। और कांग्रेस तो भाजपा के साथ पूरे देश में एक परिदृश्य कोई विपक्ष में है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुकाबला देगी। तो सीटें कितनी आएगी तो जनता पर निर्भर करेगी। जी बिल्कुल। रामसागर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि राजद को अगर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि राजद सिर्फ इसलिए डरता है कि अगर हम सरकार बनाने की पहल करेंगे तो नीतीश जी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। अब तो बिल्कुल हो गया कि भाजपा भी नहीं लेंगे, नीतीश भी नहीं जाएंगे, तो क्या राजद सरकार अकेले दम पर या कांग्रेस के साथ या माइनस नीतीश कुमार बनाने की पहल करेगी? क्या लगता है आपको? चंदन जी, पहले मैं आनंद माधव जी ने जो एक सवाल उठा दिया मेरे कहने पर, जो मैं कहा था कि आरएसएस की शरण में जाने का गौ सेवा वाली बात, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये एक आश्रम अपने रहने के लिए आश्रम बनवा रहे हैं, उसमें गौ पालन का भी ये काम करेंगे। मैं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए गौ सेवा के रूप में मैं ये कहा था, क्योंकि एक गौ सेवा का आरएसएस का भी एक बड़ा काम रहता है और नीतीश जी ये काम आगे करेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए मैं वो कहा था, न कि बीजेपी में आने की बात। और एक बात जान लीजिए चंदन जी कि अभी 3 उपचुनाव बिहार में हुए हैं और तीनों उपचुनाव का जो परिणाम जनता दी है, नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं वो हारी है। नीतीश कुमार मेरे साथ थे, मैं बोछा हारा। नीतीश कुमार राजद के साथ रहा तो राजद गोपालगंज हारा और अपने कुढ़नी हारे नीतीश जी। तो अभी आप देखेंगे कि जनता ये दे रही है जवाब, और आगे का रास्ता भी अन्य पार्टियों को दिखा रही है कि जनता किसके साथ जा रही है। जनता उसी के साथ जा रही है जो नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि, और ये बात सवाल जो उठाया गया कि इनका पाक साफ है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर केएम प्रसाद गवाही जो दिए थे चारा घोटाला में, 7 पेज का मेरे पास भी एक था, उसमें उन्होंने कहा है इनके ऊपर भी है पैसा लेने का चारा घोटाला का। और हाल के दिनों में शिवानंद तिवारी जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को इस पर बोलना चाहिए, जो नीतीश कुमार चारा घोटाला पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि केएम प्रसाद के गवाही में इस बात का जिक्र है। और मैं दूसरा जिक्र करने जा रहा हूं स्लीपर घोटाला के बारे में, जो अब तो स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह जी हो गए, वो बक्सर के रहने वाले थे, इनके ऊपर स्लीपर घोटाला का केस किए थे और उसका भी चला था। तो ऐसा नहीं है कि ये, और ईटीवी भारत हाल के 3-4 महीना पहले भी ये स्टोरी लगाई थी अपने स्टोरी में स्लीपर घोटाला का। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। इनके ऊपर तो जब ये बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे तो अरुण जी बगल के पड़ोसी हैं, इनके ऊपर तो हत्या का भी आरोप लगा था। इन लोग सरकार घोटाला कर लेते हैं चंदन जी। जी इतनी बड़ी ताकत है, नहीं इनके इतनी बड़ी ताकत है कि पूरा का पूरा एमएलए उठा लेते हैं ये लोग। इतनी बड़ी नीतीश कुमार का ऐप ढूंढ रहे हैं, नीतीश कुमार का ऐप ढूंढ रहे हैं, इनके यहाँ टर्न का टर्न चरस पकड़ा रहा है, सब मामला दबा दिया जा रहा है और नीतीश कुमार पर उंगली उठ रही है।
जब जी हम फिर आपके पास आएंगे। सलाम एक सवाल सास जी भैया। सास जो होती है ना, सास जब बहू आती है घर में तो उसका सब अच्छा ही प्रशंसा ही करता है, लेकिन 20 बरस लक्ष्मी में बहू बहू का नहीं रह जाती कितना है। दिन तक सास बेचारी बचा करके रखेगी? राम सागर जी, वो 20 बरस में उसका बहू लक्षण नहीं रहती दिखाई है, पड़ता है। मालकिन हो जाती है तो 20 बरस नीतीश में। कुमार का लक्षण दिखाई पड़ा कि नहीं नीतीश कुमार नहीं, के अंदर का बहू भाव है। नहीं अच्छी लगती है राम सागर जी। और बहू नहीं अच्छी लगती है। 20 बरस में बहू मालकिन हो जाती है, याद रखिए। शब्दों से नवाजा है रामसागर जी। उनको। कुर्सी कुमार रामसागर और जी। पंचू कुमार ये हम लोग का दिया हुआ नहीं है। अरे तो राम सागर पूरी जी। दुनिया फेंकू भी तो आप हैं। अरे फेंकू भी आप हैं, पठान के बच्चा भी आप हैं, सब आप भी तो बहुत कुछ है। सलाम बेग साहब, अरे सलाम बेग आप भी तो राजीव जी से बात कर आप भी तो बहुत लकब नवाजे हैं। आपकी उपाधि कम थोड़ी है। आपको फेंकू कहा गया, आपने कहा हम पठान के बच्चा है। आप भी तो देखिए। सलाम बेग साहब, सलाम बेग जी। साहब, राजीव जी से जी। बात। राजीव जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? राजीव जी, मेरी बात सुन रहे हैं? मैं जुड़ा हूँ। जी, अभी जो जुड़ा बातचीत हुआ। चल रही है, क्या आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, जिस तरह की बात आनंद माधव जी ने कहा, जबकि चर्चा में तो देखिए, सृजन आरोप घोटाला लगना तो ठीक है। वो भी राम आया, सागर जल भी आया। बीजेपी के जी प्रवक्ता साथी जो मैं चंदन जी, मैं डिबेट में भी देख रहा हूँ कि जो भाजपा, देखिए एक बात समझने की जरूरत है। भाजपा ये चाह रही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो वो भाजपा वर्सेस आरजेडी हो। वो ये चाह रही है कि जो हाल शिवसेना का महाराष्ट्र में हुआ वो हाल जेडीयू का बिहार में हो, ताकि जो मामला जो हो, फाइट जो हो 2025 में वो आरजेडी वर्सेस भाजपा हो। इसीलिए मैं डिबेट में भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ कि भाजपा जो है ज्यादा से ज्यादा जेडीयू को टारगेट कर रही है। कुछ आरजेडी को मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी के लिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर है। वो हमेशा बयान करते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। मेन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि भाजपा उनके धोखे में कोई आने वाला नहीं है। उनके धोखे में कोई आने वाला नहीं है। राजू बाबू, हम आपके पास, सलाम बेग साहब, हम आएंगे आपके पास। राजीव जी बोलिए, राजीव बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ मैं कि मैं बाहर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा जो है आरजेडी के लिए थोड़ा सॉफ्ट है और जेडीयू ज्यादा आक्रामक है, और वो डिबेट में भी देख रहे हैं। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता साथी थे जदयू पे ज्यादा प्रहार कर रहे हैं। तो वो जो मुझे जो लग रहा है कि 2025 में भाजपा ये चाहती है कि जो मुख्य लड़ाई हो वो आरजेडी वर्सेस भाजपा में हो। ये कहीं न कहीं उनकी रणनीति कूटनीति हो सकती है। और ये जो विवाद चल रहा है कि और अगर कहीं न कहीं अगर ओबीसी फैक्टर जो है अगर बिहार में चल गया तो कांग्रेस को भी परेशानी होगी और जेडीयू को भी परेशानी होगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या ओबीसी फैक्टर, जैसे हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी फैक्टर नहीं चला तो वहां पे ममता बनर्जी फुल फ्लेज में आ गई। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि 25 में ओबीसी फैक्टर कितना चलता है। तो ये भाजपा चाह ही रही है कि जो लड़ाई हो 25 में वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो। इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी के लिए है और फाइट जेडीयू के लिए। जी क्या सलाम बेग साहब, आपको भी लगता है देखिए, कि भाजपा चंदन जी, अपनी इस रण में नीतीश कुमार को माइनस करके कोई हुकूमत नहीं बन सकती है। नीतीश कुमार को माइनस करके ना भाजपा कभी हुकूमत बना सकी है, ना आरजेडी भी 22 सीट आगे है। नीतीश कुमार के जीरो में 90 छिपा हुआ है। जिसके 10 पर बैठेंगे 100 हो जाएगा, याद रखिएगा। उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। और इस बार कांग्रेस हम लोग के साथ है और कांग्रेस बहुत मजबूती से उभर रही है और मजबूत गठबंधन का सबसे मजबूत साथी अभी कांग्रेस है, समझ लीजिए। और आरजेडी जब हमने उनको दे दिया, ऑफर कर दिया कि मेरे बगैर, मेरे चाहने के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, आज की कुर्बानी आपको भविष्य का मुख्यमंत्री बनाएगी, तो तेजस्वी जी ने इस बात को समझा कि सही बात है, आज हम कुर्बानी देंगे तो कल मेरा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए ये गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। इन लोग पैसे के बल पर इतना पैसा अर्जित कर चुके हैं कि पूरी की पूरी सरकार को खरीद लेते हैं। और ये नीतीश कुमार पर उंगली उठाते हैं। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल रही है, आप पीछे रहे। आपने तो 43 लोगों को जो आपने खरीदने का प्रयास किया था, आपने महाराष्ट्र में एमएलए खरीदा, झारखंड में आपने एमएलए को तोड़ने की कोशिश किया। इनके पास तो पैसा है, कितनी बड़ा कांड हुआ है, सब छिपा हुआ है। जी सलाम बेग साहब, आप दो बातों का जवाब दे दीजिए ना मुझे। क्या जदयू का एक नाथ जो शिंदे ने किया वहां शिवसेना का हाल वो होने जा रहा है,
या जो रामसागर जी ने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार जो मुक्त चेहरा है वो चेहरा मुक्त नहीं है, वो भी दागदार है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? सुन लीजिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के आज के डेट में चाणक हैं। आपको हमने पहले कह दिया कि यहाँ की जो सियासत है जाति समीकरण के ऊपर है, और जाति समीकरण के कमजोर होने के बावजूद 20 साल एक्सटेम्पोर बल्कि 25 साल एक्सटेम्पोर हुकूमत करने वाला पहला आदमी नीतीश कुमार है। और काम से किसी विकास से उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। इन लोग ये लोग कहते हैं कि उनको ये कहा गया, ये इनको भी तो कहा गया फेंकू, ये कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि पठान के बच्चा है। नीतीश कुमार तो नहीं कहा। नीतीश कुमार ने सबका साथ सबका विकास किया, नारा भाजपा के लोगों ने दिया, काम तो नीतीश कुमार ने किया। इसलिए ये गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार का बिहार में गठबंधन बहुत मजबूती से रहेगा। भाजपा का नाम निशान इस बार मिट जाएगा। जी सर, अरुण पांडे सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर, एक बात कहीं न कहीं यह लगती है राजनीति के जो लगातार जो बयानबाजी उपेंद्र कुशवाहा या अन्य मंत्रियों को लेकर के हो रही है, तो कहीं न कहीं ये चीजें उठ रही हैं नीतीश कुमार पर भी कि वो गठबंधन को बहुत सहेज के रख नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर गठबंधन बिखरे या कोई एक नया समीकरण तैयार हो, इससे कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है सर आपको? नहीं, देखिए देखिए गठबंधन तो रहने वाला है, गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। रही बात जो कोहराम या घमासान है वो जदयू में है, ये आप बात कह सकते हैं कि महागठबंधन को आज की तारीख में नीतीश कुमार का समर्थन है, नीतीश कुमार का नेतृत्व है, लेकिन जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जदयू में समर्थन के सवाल पर मतभेद और मनभेद है, और उसी का प्रकटीकरण है अभी इसका उपेंद्र कुशवाहा का, जो उन्होंने विरोध किया है वो खुद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा। जिस दिन नीतीश कुमार ने राजद से हाथ मिलाया और तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो आपको याद होगा कि उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य पर ताला लग गया। वो साथ आए थे तो कभी जदयू लवकुश समीकरण की बदौलत कभी उन्हें आस लगी होगी कि जदयू का नेतृत्व मिलेगा, जदयू में डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, मंत्री का पद मिलेगा, ये सब कुछ मिलने से रहा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का भी पद मिला है, वो नॉन फंक्शनिंग पद है। अब ललन सिंह के रहते और नीतीश कुमार रहते, कोई जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी? ये तो पद धारक हैं। पार्टी जदयू नीतीश जी की है और नीतीश जी माइनस नीतीश जी जदयू नथिंग। तो इसलिए ये तो व्यवस्था में सिर्फ पद धारक हैं, चाहे वो ललन सिंह हो। इसलिए एक जो सवाल आपने किया है उसमें कुछ नहीं, मैं मानता हूं कि जदयू आज की तारीख में राजद के साथ है, महागठबंधन में है, और अब बिहार में ये महागठबंधन भाजपा को चुनौती देने की तैयारी करेगा, तैयारी में है। और बिहार एक ऐसी राजनीतिक भूमि होगी, भले लोकसभा के पिछले चुनाव में यहाँ एनडीए का डंका बजा था, लेकिन इस पर भाजपा के लिए एक बिहार में कठिन चुनौती का चुनाव होगा। मैं इसे इस रूप में देखता हूं, इसलिए कि 7 दल की सरकार है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला था, कांग्रेस ने एक किशनगंज की सीट जीतकर विपक्ष की मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाई थी। तो इस बार तो वो लड़ाई ऐसी नहीं मुझे दिखती है। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर अब ये बात सही है जो बोल रहे हैं जदयू के प्रतिनिधि कि बगैर नीतीश कुमार कोई सत्ता में आए। अब तक तो यही रहा है, लेकिन अब तो तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी का अपना जनाधार है, और वो नीतीश जी उसमें कितना जोड़ पाते हैं वो तो अब आने वाला चुनाव बताएगा। अभी 2 उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को खुश होने की बात तो है ही, महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब है। इसलिए कि नीतीश जब लालू विरोधी वोट से हट करके जब लालू जी के साथ आए हैं, तो ये तो उम्मीद थी कि जो उनकी छवि की, उनके अनुभव का, सरकार जो उन्होंने यहाँ सुशासन के दम और नारे पर चलाया है, उसका एक लाभ मिलेगा महागठबंधन को। फिलहाल तो ये 3 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें तो ये नहीं दिख रहा है। जी आनंद माधव जी, उपचुनाव में एक संकेत उभर के आया कि नीतीश जी की हैसियत एंटी लालू जो वोट थी उसको लेकर के थी, लेकिन वही एंटी लालू वोट जब नीतीश जी लालू जी के साथ आते हैं तो उनके साथ जाता हुआ नहीं दिखता है। हालांकि बहुत छोटा सेगमेंट 3 उपचुनाव हुआ है,
जिसमें एंटी लालू वोट भाजपा की तरफ जाते हुए देखा, चाहे वो मोकामा हो, चाहे वो कुढ़नी हो, चाहे वो गोपालगंज हो। क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये टूटेगा आगे 2024-2025? देखिए, ये जो उपचुनाव में है, इसके हार जीत से हम लोग बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि नीतीश जी हमारे साथ आए, उसके तुरंत बाद ही लगभग ये चुनाव हुआ था, तो तुरंत उसको एनालिसिस करना, तुरंत उसका समीकरण बनाना, ये हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित होगा। लेकिन आप लोग गोपालगंज की बात तो कर देते हैं, लेकिन मोकामा की बात भूल जाते हैं, जहाँ की हम लोगों को नहीं सिर्फ विजय मिली, बल्कि अच्छे खासे वोटों से हमको विजय मिली। और आने वाले चुनाव में ये नतीजा स्पष्ट रूप से सामने में आएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, खास करके कांग्रेस के मद्देनजर इसको रखते हुए, कांग्रेस शुरू से ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है। ये जातिगत राजनीति में न कल विश्वास रखती थी, न आज विश्वास रखती है। इसीलिए हमारा प्रयास जो रहेगा कांग्रेस का, कि हम, ठीक है, हमारे साथ आरजेडी है, हमारे साथ 7 दल है और बहुत मजबूत गठबंधन है। और इस बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया कि सत्ता परिवर्तन का मुहिम जो है वो शुरू हो गया है, और वो आगे भी और भी अन्य राज्यों में इसको परिलक्षित होगा, जो दिखाई देगा। दूसरी बात जो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं आपके चैनल पे, मैं दोहराना चाहूंगा कि 7 जगह चुनाव हुआ था, 7 जगह, जिसमें 2 में चुनाव था विधानसभा, पूरे विधानसभा का, हिमाचल में और गुजरात में। तो आपने देखा कि 7 जगह में सिर्फ और सिर्फ गुजरात में वहां विजय हुई भारतीय जनता पार्टी की, बाकी हर जगह उनकी हार हुई। चाहे वो उपचुनाव आप उत्तर प्रदेश का देख लें, या राजस्थान का देख लें, या छत्तीसगढ़ का देख लें, या फिर हिमाचल का देख लें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की हार। हाँ, दिल्ली भी, हर जगह उसकी उनकी हार हुई है। तो ये बात तो जनता ने भी तय कर दिया कि सिर्फ चेहरे पे वोट नहीं पड़ेगा। एक बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, हम लोग भी उसको तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके गुजरात चुनाव के बारे में। हमारे बड़े भाई अरुण जी हैं, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, लिखना सीखा है मैंने। तो इस बात का जवाब चाहिए, जनता भी खोज रही है और हम लोग प्रयास में है कि पूरे भारत पे जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक 5 बजे के बाद 16 लाख वोट कहीं नहीं पड़ा, ये गुजरात में पिछले चुनाव में पड़ा। दूसरी बात यह है कि चुनाव के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी वो क्या कहते हैं, रोड शो करते हैं, और उनके पीछे काफिला चलता है, और कई चैनल जो हैं आपने देखा होगा, सबने देखा है, तो उसके पीछे लेके चलते हैं। तो ये सब क्या संदेश देती है, इसका भी उत्तर चाहिए लोगों का। और खास करके भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल जी की आवाज समाप्त हुई, और उन्होंने जो लाल चौक पे तिरंगा फहराया, फिर यहाँ आज कश्मीर में उन्होंने तिरंगा फहराया, तो ये सब एक पूरे विश्व को, भारत को संदेश तो दिया ही, पूरे विश्व को ही संदेश दिया। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इसके सहयोगी दलों को। जी जी, अब एक अंतिम सवाल आप सभी को करेंगे। पहले सलाम बेग साहब, क्या नीतीश जी की कसम बनी रहेगी या टूट जाएगी? नीतीश कुमार की कसम इस बार एकदम बनी रहेगी, और कांग्रेस महागठबंधन, कांग्रेस को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इन्होंने जो कहा कि राहुल गांधी ने भी जो मैसेज दिया, ये बात सही है, देश नहीं विदेशों में भी मैसेज किया है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ हम लोग मजबूती से साथ खड़े रहेंगे जी। यही जाने वाले नहीं है, यही जाने वाले नीतीश कुमार अब नहीं है, या फिर अटूट रह जाएगी? बिल्कुल अटूट रहेगी। अभी तो आपके पास आएंगे जी, हाँ बोलिए। नहीं, नीतीश जी ने जो बात आज कही है, जो तीसरी कसम की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो ये कसम अभी टूटने नहीं वाली है, मुझे ये लगता है। फिलहाल मैं एक वर्ड लगा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। और राजनीति में न दोस्त अस्थायी होता है, न दुश्मनी अस्थायी होती है। और राजनीति अवसरवाद की, वो मैं जो कह रहा हूँ, आनंद जी भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि अब आज जो राजनीति हो रही है, वो नीति सिद्धांत और धारा विचारधारा की है नहीं, अवसरवाद की राजनीति है। जब जो सूट करे, कुर्सी सही सलामत रहे, कुर्सी कैसे मिले, अब राजनीति है। एक बात मैं मानता हूं कि आज राहुल गांधी ने जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, कांग्रेस को तो मजबूती मिली है, किस हद तक वो अलग है। इससे राहुल की भी छवि, एक जो लोग विपक्ष उंगली उठा रहा था, निश्चित रूप से एक उनकी भी छवि बनी है। और पूरी देश दुनिया में कश्मीर के बारे में जो एक यूं कहें कि विपक्ष का भी कुछ हद तक, और पूरी देश दुनिया में एक हमने लाल चौक पर राहुल जी ने जो झंडा फहराया या भी जो कार्यक्रम किया, इससे हमारा कश्मीर एक अभिन्न अंग है और पहले वाली स्थिति नहीं है। वहाँ
निश्चित रूप से स्थिति बदली है। ये एक भी शुभ संकेत देखने को मिला है। ये राहुल जी के वहां के इस कार्यक्रम के समापन से देशवासियों को यह भी एक सुकून मिला है। विपक्ष की ओर से आलोचना और राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन विपक्ष के कदावर नेता और प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने वहां कार्यक्रम करके देश को एक ही भी संदेश दिया है कि आज कश्मीर इस हाल में है कि वहां विपक्ष भी इस तरह का शानदार कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन 23 विपक्षी दलों को आमंत्रण मिला था, उसमें जो टर्न आउट जिस तरह से हुआ है उसमें थोड़ी निराशा की बात तो जरूर कांग्रेसियों को भी एक कसक होगी कि जहां विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, कांग्रेस ने पहल की, तो उसमें 23 में कितने लोग गए कि दलों के लोग, ये तो एक कहीं न कहीं आने वाले दिन में एक समीक्षा की बात होगी। जी राजीव जी, आपका अंतिम कमेंट। देखिए झंडा फहराने की जो बात है, जहाँ तक झंडा फहराने सबसे अब एक मिनट जहाँ तक अरुण बाबू ने बहुत अच्छी बात कही है कि झंडा फहराया और अच्छे माहौल फहराया, ये बड़ी बात है। मोहब्बत के साय में फहराया। पहले लोग भी झंडा फहराते थे तो नफरत का गीत गाते थे। राहुल गांधी ने इतना अच्छा माहौल बनाया है, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। जी अंतिम कमेंट चंदन जी, जी एक मैं आनंद जी और सलाम जी को मैं सुन रहा था, एक प्रश्न मेरे मन में आया कि मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि अभी भारत यात्रा कार्यक्रम चला तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं वो बिहार आए, तो बिहार से जो है कोई आरजेडी की तरफ से वहां गया, नीतीश कुमार जी वहां नहीं गए, और श्रीनगर में कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी वहां गए लेकिन उनको आमंत्रण नहीं आया। तो ये क्या चल रहा है, मतलब जेडीयू और कांग्रेस में क्या चल रहा है? ये यहाँ सरकार चला रहे हैं लेकिन क्या मैसेज नहीं मैं जानना जी। नहीं आमंत्रण अच्छा माधव जी जवाब देंगे। माधव जी हाँ जी। मैं ये कहूंगा कि आपको याद होगा कि नीतीश जी ने कल ही स्टेटमेंट इस बात पे दिया है कि ये जो विपक्षी एकता की बात है, इनकी यात्रा समाप्त हो जाए, उसके बाद अभी खुद ये समाधान यात्रा पे निकले, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने लाइक माइंडेड लोगों को आमंत्रित किया था, कई आए, शिवसेना के लोग आए और आपके कश्मीर के कई दलों के लोग आए, साथ में कई लोग जुड़े, कई लोग नहीं जुड़े, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बातचीत आगे नीतीश जी को भी चंदन जी मैं बताऊं, नीतीश जी को भी आमंत्रण था, लेकिन उसमें अभी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने की बजाय उन्होंने अपने समाधान में समय देना मुनासिब समझा और यात्रा में नहीं वार्ता में शरीक होने का भरोसा दिलाया है। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि नीतीश जी कसम जो है लगातार जारी है और कसम टूटने का इंतजार भाजपा को है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में इस कसम का क्या हाल होता है, जहां तक माननीय सर भी बोल रहे थे कि ये संभावनाओं का खेल है, यहाँ कोई किसी का न दोस्त होता है न कोई ताउम्र किसी का दुश्मन होता है। तो फिर हम इस राजनीति का अंत देखेंगे, उनके कसमों का अंत देखेंगे और फिर किसी नए विषय पर हम आपके साथ आपकी बहस में जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बाबू बहुत हो गया प्रोग्राम।